गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय सीएलसी। मैं किशोर शेखावत, फैकल्टी फिजिक्स, टीम सीएलसी सीकर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 149 में गुरुत्वीय त्वरण। नीट 2020 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था और आने वाले टाइम में भी ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है। बेसिक टॉपिक है, इसी से वेट जो बाहर है वस्तु का वो रिलेटेड है और बाहर और गुरुत्वीय त्वरण दोनों का सामंजस्य से इस तरह से होता है कि दोनों के प्रश्न वैसे एक ही तरह से एक ही मोड में होते हैं, परंतु फिर भी हम दोनों को अलग अलग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, उनको समझेंगे और काफी सारे ऐसे क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है ये? गुरुत्वीय और एक है गुरुत्वाकर्षण। दो शब्द हैं, पहला शब्द है गुरुत्वाकर्षण और दूसरा है गुरुत्वीय। तो गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो द्रव्यमान युक्त वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। और यदि उनमें से एक वस्तु पृथ्वी हो, दो में से कोई एक वस्तु पृथ्वी हो, तो उसी गुरुत्वाकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वीय बल, ग्रेविटी फोर्स। समझे? जैसे मान लो मेरे पास ये दो मार्कर हैं, तो इनके बीच जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। परंतु मान लो ये वस्तु है और एक पृथ्वी है, पृथ्वी जो इस पे बल लगा रही है उसको हम कहते हैं, है तो गुरुत्वाकर्षण ही, ध्यान रखना वो भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है, पर उसी गुरुत्वाकर्षण को अपन एक और नया नाम दे रहे हैं, उसको अपन कहते हैं शॉर्ट में, ज्यादा इजी हो बोलने में, उसको अपन कहते हैं ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वीय बल। बात क्लियर है? अच्छा, तो ग्रेविटी के कारण अब मैं मान लो इस वस्तु को यहां छोड़ता हूं, छोड़ने पर वस्तु जिस त्वरण से गिर रही है, किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर पृथ्वी के निकट जिस त्वरण से वो गिरती है उस त्वरण को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। बात क्लियर? अब ये सरफेस से किस प्रकार से होता है, कैसे इसके फॉर्मूले होते हैं, किन पे डिपेंड करता है, उन बातों पर डिस्कस करेंगे। तो पॉइंट अपन स्टार्ट करें। गुरुत्वीय त्वरण जिसका संकेत अपन लेंगे G। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले अपन इसको याद करते हैं। फर्स्ट, पृथ्वी की सतह पर, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे मान लो ये कोई पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सेंटर, और सरफेस पर मान लो यहां सरफेस पर हम कोई वस्तु मान लें, इस वस्तु का द्रव्यमान मान लें बेटे स्मॉल m। बात क्लियर? वस्तु और पृथ्वी के सेंटर के बीच की दूरी, यदि वस्तु को आप थोड़ा ऊपर मानते हैं, जो भी है इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, जिसको मान ले अपन स्मॉल r। स्मॉल r यहां वैसे है कितनी, ये तो रेडियस है बेटा पृथ्वी की re। ठीक है, तो इसको अपन लिखें re प्लस मान लो इसकी हाइट हो तो उसको मान लो मैं h। यदि h बहुत कम है, h के बहुत कम होने पर इसको अपन मान लेंगे ठीक पृथ्वी के सरफेस पर। बात क्लियर? तो वो बात जैसे मान लो इसमें h है वो बहुत कम हो, नेग्लिजिबल हो, h के बहुत कम होने पर जो आपका स्मॉल r है वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा। बात क्लियर? अच्छा, अब देखो यहां इस वस्तु पर जो बल लग रहा है पृथ्वी के सेंटर की तरफ, वो है कौन सा, ग्रेविटी फोर्स। उसका मान कितना, G कैपिटल M स्मॉल m बाई, अभी इसको मैं स्मॉल r स्क्वायर कर दूं, परंतु यदि इसी को आप देखें स्मॉल r के बहुत कम होने पर सरफेस अपन ज्ञात कर रहे हैं, तो ये बेटा जी हो चुका है कितना, कैपिटल R E स्क्वायर। इस फॉर्मूले में G आप जानते हो नियतांक है, M यहाँ पर है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये मास ऑफ अर्थ है बेटे, और ये स्मॉल m क्या है, ये है इस वस्तु का द्रव्यमान। इतना बल लग रहा है। अब इस बल से हम जब ज्ञात करेंगे, इसका त्वरण ज्ञात करेंगे, तो न्यूटन के सेकंड नियम से त्वरण बेटा A कितना होता है, ये होता है फोर्स बाई मास, होता है ना, F इक्वल टू ma। तो हमारे पास A कितना, फोर्स बाई मास। F यहाँ पे कौन सा ग्रेविटी फोर्स है, इसको अपन रखें यहाँ पे, देखो तो G कैपिटल M स्मॉल m बाई ये R का स्क्वायर अपॉन, इसमें स्मॉल m से डिवाइड करेंगे तो m से m कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका Gm बाई R स्क्वायर। ये अर्थ की सरफेस पर उत्पन्न होने वाला गुरुत्वीय त्वरण है।
क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला हमने ज्ञात किया है ए, अब इसी ध्यान दें अपन ने इसको त्वरण के रूप में ज्ञात किया है, परंतु मैं क्या कह रहा हूं, जब किसी वस्तु का अर्थ की सतह के नजदीक 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की सरफेस की ऊंचाई से इस प्रकार से अपन ड्रॉप करेंगे, तो जिस त्वरण से गिर रही है उसको अपन कह रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्लियर। तो उसको अपन ने नाम क्या दे रखा है, उसका संकेत अपन जी ले लेंगे। तो इसी ए को हम क्या कहते हैं, यही आपका है जी, ये है गुरुत्वीय त्वरण। और इसको अपन ने सरफेस पे ज्ञात किया है, तो इसको जी लिखो, ची कर दो इसको जी सरफेस। ओके। अच्छा, अब इस फॉर्मूले पे थोड़ा अपन काम करेंगे, फिर ये कैसे कैसे डिपेंडेंस इसकी बढ़नी है वो अपन देखेंगे। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं देखता हूं इसमें कि जो गुरुत्वीय त्वरण है इसके बारे में अपन कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखें। फर्स्ट, पहला पॉइंट देखो सरफेस वाले में, ये एक सदिश राशि है। राशि क्या है, त्वरण है, तो सदिश राशि है बेटे। अब सदिश दिशा किस तरफ होती है, ये हमेशा होती है पृथ्वी के सेंटर की तरफ। यहां तो भी सेंटर की तरफ, यहां तो सेंटर की तरफ, यहां तो सेंटर की तरफ। तो सदिश राशि इसकी दिशा किस तरफ होगी बेटे, बताओ। दिशा इसकी है पृथ्वी के सेंटर की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा बात, इसका अपन ज्ञात करते हैं मात्रक और विमीय सूत्र बेटे जी। मात्रक और इसका अपन निकालते हैं विमीय सूत्र। तो मात्रक तो क्या है, तो त्वरण ना, जिस प्रकार से त्वरण का अपन ने ज्ञात किया था वैसे ही है। तो जो डायमेंशन जी की अपन ज्ञात करने जा रहे हैं वो त्वरण की जैसी है। तो त्वरण की आपने पढ़ी है m⁻0 l⁻1 t-2, याद है। तो डायमेंशन आ गई। मात्रक बनाने हो तो कोई इश्यू नहीं है भाई। जी का आपको मात्रक बनाना है तो देखो दो हमारे पास तरीके हैं, एसआई सिस्टम में और कौन सा, सीजीएस में। तो आ जाओ। जैसे ये जो आपका ए है वो फोर्स बाय मास भी है ना, और अपन इसकी विमा भी ज्ञात करी है। तो फोर्स बाय मास से अपन क्या लिखें इसको बेटे, न्यूटन पर केजी। देखो बल न्यूटन बटा मास मतलब केजी, और इसको लिखें सीजीएस में तो न्यूटन से बन गया डाइन, डाइन पर ग्राम। या देखो अपन इसको डायमेंशन से बनाए तो m⁻0 है, l⁻1 है, t-2 है ना, t-2 सही लिखा मैंने, t-2। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको अपन लिखें सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब क्या है, इसके मात्रक हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब आते हैं पर बात इसकी आती है सी पर। तो हम अभी जो सरफेस पर है उसी की बात कर रहे हैं ना, तो इसकी अपन एक तो निकालते हैं बेटा डिपेंडेंस, और एक इसके अपन ज्ञात करते हैं इंडिपेंडेंस, निर्भरता और अनिर्भरता। तो आप देखें इसमें कि जो फॉर्मूला हमने ज्ञात करा है जी का वो है gm/r², है ना। इसी को पूरा देखो पहले, g बराबर gm/r²। m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, r पृथ्वी की त्रिज्या है me/re। तो इस पे यानी पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी उस पर डिपेंड कर रहा है। वस्तु जिसको अपन छोड़ा है उस वस्तु पे तो डिपेंड नहीं कर रही। वस्तु किस प्रकार की, छोटी है, बड़ी है, उसका मास कम है, ज्यादा है, उसका आकार किस प्रकार का, वर्ताकार है, किस प्रकार का है, उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड कर रहा है किस पे है, इस पे कर रहा है। अच्छा देखो फिर एक और बात देखो इसमें, g बराबर मैं इसको लिखूं g/re²। ओके, me यहां पर है मास ऑफ अर्थ। अगर मान लो पृथ्वी का जो डेंसिटी है, घनत्व है, डेंसिटी उसको मैं रो मान लेता हूं, और ऐसे मान लो कि पूरी पृथ्वी एक समान घनत्व से बनी हुई है, तब इसका मास जो होगा, मास वो है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो रो तो है कांस्टेंट, वॉल्यूम कितना है, अब ये गोलाकार आकृति है तो 4/3 πr³ कर सकते हैं। चलो काम ले लें इसको, तो ये हुआ 4/3 πr³ इंटू रो। इसमें re² से देखो ये दो पावर कैंसिल होगी। अब इसको अपन अरेंज करते हैं तो 4/3 पाई रो जी इंटू आर। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला इसका 4/3 पारो जी इंटू आर। क्लियर। ये दो इसके बेसिक फॉर्मूले बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत सारे इन्हीं फॉर्मूलों से ही बनने वाले हैं। जब किसी दो ही फॉर्मूले मैंने बने सरफेस के लिए, ऐसा लिखा है। अब देखो पृथ्वी वैसे है क्या, एक ग्रह है, एक प्लानेट है। जिस प्रकार से पृथ्वी एक प्लानेट है उसी प्रकार से मंगल, बृहस्पति है, शनि है, ऐसे प्लानेट हो रहे है ना। या जैसे कोई पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। तो जो भी आकाश से पिंड बहुत भारी होता है उसका अपना स्वयं का एक गुरुत्व त्वरण होता है। चंद्रमा का अपना खुद का गुरुत्व त्वरण है, चंद्रमा का भी होता है, उसकी वैल्यू अपन जानते हैं, वो पृथ्वी की तुलना में कितना 1/6 होता है।
1/6 होता है। अर्थ भी कितना है अभी अपन बात करेंगे, पर चंद्रमा का भी है वो इससे थोड़ा सा कम होता है। बात क्लियर? तो देखो जी, हम यहाँ पे बताने जा रहे थे, इसके दो फॉर्मूले अपन बना लिए। क्वेश्चन की डिमांड है उसके अनुसार अपने को काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो मैं जैसे पहले जो फॉर्मूले लिखे ना, यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और ऐड कर दूं। पहले ये तो है पृथ्वी के लिए, तो अगर मैं ये लिखूं किसी जो ग्रह है प्लैनेट के लिए, ग्रह के लिए, तो ग्रह के लिए अगर अपन फॉर्मूले बनाए तो देखो इसी में दो फॉर्मूले आपके बन गए ना, तो मैं इसी को लिख रहा हूं जीपी। तो ये बन गया जीपी आपका GMP/RP², या मैं लिखूं 4/3 पारो जी इंटू आरपी। बस, क्योंकि देखो नीट है वो आने वाले इन 4-5 सालों में, जो पीछे चले गए साल या जो आगे साल आने वाले हैं, उनमें मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे गए हैं। जी मैन ने इस बार 2020 में यहां से क्वेश्चन पूछा है। देखो आजकल होता क्या है कि हम बहुत हाईली, बहुत लेंथी क्वेश्चन है उन पे चर्चा करते रहते हैं, उन्हें पढ़ते हैं, टाइम खराब करते हैं, और एक्चुअली हो क्या रहा है, इन सालों में क्वेश्चन जो आ रहा है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, और बेसिक क्वेश्चन करने में बड़े जो बच्चे हैं, जो बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, वो मात खा रहे हैं। क्यों? वो क्वेश्चन अपना इजी क्वेश्चन है या जो कॉन्सेप्चुअल बेसिक क्वेश्चन है उन पे ध्यान देते ही नहीं है। ध्यान देने पड़ेंगे आपको उन्हीं चीजों पर। तो देखो जिस प्रकार से पृथ्वी के लिए अपन ने ज्ञात करा है, उसी प्रकार से किसी ग्रह के लिए, तो ग्रह के लिए ज्ञात करना हो तो आप ये फॉर्मूले काम ले लेंगे। फिर बता दूं अपने पास दो ही मेन फॉर्मूले हैं। क्वेश्चन आता है ना कि दो ग्रह जिनके द्रव्यमान समान है, द्रव्यमान समान दे रखा है, तो आप ओनली इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। और लिखा है कि दो ग्रह जिनकी घनत्व की मान है, वैल्यू है, वो कैसी बराबर है, तो डेंसिटी देने पर आपको इस फॉर्मूले का उपयोग करना है। अब क्वेश्चन करोगे तो मान लो इसकी तुलना करें, तो जी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जी यहाँ पे क्या, देखो इस फॉर्मूले से जी समानुपाती आया मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब इसको अपन लिखिए 1 और 2 के रूप में, तो मैं लिखूं इसको G1/G2। तो उसको कैसे लिखते हो बेटा आप, ये M1/M2 इंटू ये बटा बन गया R2/R1 की पावर कितनी, यहाँ पे 2 है, 2 कर दो बस। अब इनका रेशियो वगैरह आपको दे देंगे और इनका दे देंगे रेशियो, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, आराम से आप इन क्वेश्चन को सब कर सकते हो कि फर्स्ट का मास है, दूसरे का मास है, उनका अनुपात 1:2 है, दिया रेडियस का, रखा वैल्यू, जी का मान आपका आ गया। ये क्वेश्चन करने के तरीके होंगे। इसी प्रकार से इस वाले में 4/3 पाई, ये सब कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, यानी ये सब तो नियतांक हो गए अपने आप में ही। तो आपको ये मिला इसमें कि जी समानुपाती क्या है बेटे, ये है रो इंटू आर है। अब प्रश्न ये लिखा हुआ है दो ग्रह जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, उनकी रेडियस आपको दे दी अलग अलग, तब आपको क्वेश्चन ऐसे करना है कि G1/G2 इज इक्वल टू ρ1/ρ2 इंटू R1/R2। डेंसिटी के समान होने पर जी, अब दे रखा हो डेंसिटी सेम दे रखी हो तो आर के प्रोपोर्शनल आएगा, सिर्फ आर पे डिपेंड करेगा। लिखा कि दो ग्रहों के मास समान है तो ओनली आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्वेश्चन मेनली आपको यहां से करने, क्लियर? इस पे भी अपन चर्चा करें, क्वेश्चन कौन से करने बताते हैं आपको। देखो अब अधरो आप वापिस हम जो पॉइंट तय कर रहे थे उन पे आते हैं अपन, इसकी निर्भरता पर। तो जो इसकी डिपेंडेंस है बच्चों, उसमें आप देखें, एक तो क्या है कि ग्रह का मास, ग्रह की त्रिज्या और ग्रह का घनत्व, इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। पर जिस वस्तु को आपने छोड़ा है उस वस्तु पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अनिर्भरता किस पर है, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सोचो। देखो तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल एम, उसका कोई मालूम नहीं है, उस पर डिपेंड नहीं करता। वस्तु की त्रिज्या पे डिपेंड नहीं करता, उसका आकार, आकृति, रंग, रूप, किस पदार्थ से बना है, कॉपर है, कोयला है, धातु क्या है, जो भी है, उस पर डिपेंड नहीं करता। और वस्तु का घनत्व है, यानी वस्तु का द्रव्यमान है, वस्तु के आकार, आकृति है, उसकी लंबाई चौड़ाई है, धातु की प्रकृति है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, और वस्तु के घनत्व पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब मान लो अपने पास दो वस्तुएं हैं, है ना, दोनों समान द्रव्यमान की है चाहे असमान द्रव्यमान की। एक मान लो कोई कॉपर की है, एक लकड़ी की है, आपने उनको समान ऊंचाई छोड़ दिया। अब समान ऊंचाई से अपन छोड़ेंगे विराम से, तो उनके त्वरण जो होंगे वो तो समान होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं त्वरण का मान है वो तो वस्तु की प्रकृति पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसलिए अगर बड़ी एक छोटी वस्तु एक बहुत बड़ी वस्तु है, उनको समान ऊंचाई से अपन एक साथ छोड़ेंगे
तो दोनों की त्वरण समान होने पर वो जब भी टकराएंगे सरफेस से, वो समान समय में समान वेग से सरफेस से एक साथ टकराएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हल्की वस्तु तो देरी से आएगी और भारी वस्तु बाद से आएगी, बिल्कुल एक साथ टकराएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको बहुत ध्यान करनी है। अब उसके बाद इनके क्वेश्चन से भी बताऊंगा आपको मैं। फिर अपन बात करते हैं, देखो बेटे इसमें कितने पॉइंट हो चुके अपने, सी। अब बताऊं डी है इसमें जी के मान, तो जी के जो मान हम लोग याद करेंगे वो मेनली 3 पद्धति है बेटे, एसआई में, सीजीएस में और एफपीएस, 3 प्रकार की पद्धतियां होती हैं। तो जब हम अर्थ की सरफेस पर जी का मान याद करते हैं, जी बराबर जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी आप जानते हो एम है मास ऑफ अर्थ, ये है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां जो गणना करेंगे ना, देखो जी का मान अपन याद करें तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 11, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो होता है 6 इंटू 10 की पावर कितना 24 होता है, और रेडियस होती है 64 किलोमीटर, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इसका स्क्वायर। और इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गणना कैसे है, कितनी है, उससे कोई मतलब नहीं है, वैल्यू इसका सरफेस पे कितना आ रहा है वो है एसआई सिस्टम में जी का मान है बेटे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्वेश्चंस में इसको अप्रोक्सीमेट जो है ना बेटा वो हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से भी ले लेते हैं, पर क्वेश्चन में लिखा हो 9.8 तो 9.8 ही लेना है, लिखा हो 10 तो 10 ही लेना है, और बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हो जहां पर ऑप्शन बहुत निकट हो तब आपको 9.8 से लेकर करना चाहिए। और अगर ऑप्शन में डिफरेंस ज्यादा, मान लो ऑप्शन ऐसे एक 10 है, एक मान लो 50 है, एक मान लो 100 है, एक 250, ऐसे 4 ऑप्शन दे रखें, वहां आप 10 से भी सॉल्व करके आसानी से अपना क्वेश्चन है उसको टिक कर सकते हो, परंतु बिल्कुल अप्रोक्स दे रखे हो 10, 10.1, 10.2 ऐसे हो, वहां पर अपने को 9.8 ही से करना चाहिए। क्लियर? अच्छा, इसको बदलने सीजीएस में, तो मीटर का बन गया 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करूंगा तो जी बन गया आपका सीजीएस में 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बदलते हैं अपन एफपीएस में, तो जी इक्वल टू होता है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई में 980 या 81, ये बन गया आपका सीजीएस में। अप्रोक्स अपन माने तो हो गया 1000, 10 मानता हूं तो 1000 बन गया देखो, और ये आपका है एफपीएस में 32.2 फुट पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन जब आप करोगे ना वो क्वेश्चन सारे यहीं से आएंगे। क्वेश्चन में तो बहुत छोटी बातें ही पूछ सकता है, देखो अपने को यहाँ जी का मान पूछ लिया, या और आपने को जी बाई कैपिटल जी का रेशियो पूछ लिया, सरफेस कितना बना, देखो ये बन गया आपका ME अपॉन आर स्क्वायर का मान बन गया। क्लियर? कोई इश्यू नहीं है। अर्थ का मास निकालना हो तो मास बेटा कितना हुआ, अर्थ का मास निकालना हो तो मास कितना देखो आ गया जी आर स्क्वायर, जी आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया कैपिटल जी हो गया। इस तरह के प्रश्न आपके हो सकते हैं। यदि आपको डेंसिटी पूछ ले रो कितनी है तो ये आपका 3g अपॉन 4πr बन गया। इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न भी खूब दे रखे हैं मॉड्यूल में, वो आप कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप देख लें पहले इस इतने पार्ट के, और फिर अपन आगे बढ़ें। तो क्वेश्चंस देखो मैं बता रहा हूं, पहले कौन कौन से आप टिक कर लें, आप उनको सोल्व कर लें। स्टेज फर्स्ट का 17, उसमें इतना बोला है कि जो वस्तु है ना, ये इस वस्तु का जो रेडियस है उसके स्थान पे आपको दिया कि इसका व्यास कैपिटल डी है, तो अर्थ की सरफेस पर जी का मान कितना है, और बाकी सब वो चीजें हैं। तो व्यास है तो क्या दिक्कत है भाई, आपने लिख समझा ये क्या है, अर्थ की सरफेस का जी है ना। अब मुझे इसमें व्यास दे दिया गया तो रेडियस तो निकालनी पड़ेगी। जो स्टेज फर्स्ट से क्वेश्चन 17 है उसमें व्यास दिया हो तो रेडियस कितनी भी बिना d/2 बन गई ना। तो अब जी सरफेस कितना हुआ, देखो जी कैपिटल M बाई रेडियस का स्क्वायर वो कितना d/2 का स्क्वायर, इसको d स्क्वायर अपॉन 2, ये 4 बन गया, 4 चला गया ऊपर, 4gm बाई d स्क्वायर, ये आंसर आ गया। और यही क्वेश्चन 3-4 जगह रिपीट हो रखा है, और नीट या AIPMT जैसे एग्जाम में भी इसी तरह का प्रश्न हूबहू पूछा गया है। ओके, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। उसके बाद देखो आप स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 30 वो आप देख लें। वहां 2 ग्रहों के मास व रेडियस के अनुपात दे रखे हैं, 2 ग्रहों के मास से द्रव्यमान और रेडियस के अनुपात दे रखे हैं 1:1, 1:2 और 1:2। तो पूछा कि जी का अनुपात कितना है। तो मैं बार बार कह रहा हूं यदि मास दे रखा हो तो
तो इस तरह से करना है। दे रखा आपको डेंसिटी, तो इससे क्वेश्चन करना है, कर लेंगे। तो वो आप क्वेश्चन देखो कर लें आप। उसके बाद देखो स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन 22, फर्स्ट का 29, फर्स्ट का 14, ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आप इन्हीं फॉर्मूलों से तुरंत कर लीजिएगा। और स्टेज फर्स्ट का 15 भी आप कर लीजिएगा। तो ये दो काम के प्रश्न। और कुछ लिखो आप। स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10, वहां आपसे पूछ रहा है कि चंद्रमा की सरफेस पर गुरुत्वाकर्षण कितना है, और वहां लिखा उसका मास दे रखा है रेडियस। तो कोई समस्या नहीं है, चंद्रमा की सरफेस से पूछा ना, तो वहां जी मून कर दें, वो है Gm/r²। तो मास किसका? मून का, और रेडियस भी किसकी? मून की। लिख करके वैल्यू पुट कर दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आप कर लेना बेटे। तो इसका आंसर 1.62 आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन है ना, पार्ट ए जो है, उसका क्वेश्चन नंबर 7 2011 में प्रश्न पूछा गया, वो आप कर लेंगे। स्टेज फर्स्ट का 20 वाला क्वेश्चन है, वो आप कर लेंगे। तो कितने सारे क्वेश्चन है वो आप आसानी से इससे क्वेश्चन कर पा रहे हो, ओनली वो इसी ही थीम पर है। क्लियर? कोई समस्या नहीं है, बढ़े आगे अपन। अब हम देखते हैं कि जी को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें कई कारक हैं, तो पॉइंट आप लिख दें, जी को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट हम ले रहे हैं बेटे, फर्स्ट देखो, वो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण, सरफेस से ऊंचाई के कारण जी में परिवर्तन। जैसे ये सरफेस और पृथ्वी है, सरफेस से अपन ने ज्ञात किया अभी, अब ज्ञात करें सतह से ऊंचाई पर। तो मान लो वस्तु अपन ने यहां से h ऊंचाई पे रखा वस्तु को, स्मॉल m को, तो इस पे जो बल लग रहा है, उस बल को तो अपन कह रहे हैं गुरुत्वीय बल या भार W। और जो इसका एक्सेलरेशन है, क्योंकि मैंने कहा था कि डिस्टेंस यहां से यहां तक की, अब जो स्मॉल r है, तो फोर्स यहां पे अपन इसमें g निकालने जा रहे हैं, वो एक्चुअली त्वरणित तो है, वो है क्या? फोर्स बाई मास, या वस्तु का भार W बाई मास। W क्या है? इसका फोर्स है इन दोनों के बीच में। तो अर्थ का मास है कैपिटल M। अब दूरी तो ये कितनी बनी? ये तो है रेडियस है ना R, तो R प्लस H वो बन गई स्मॉल r। तो W हमारे पास बना G कैपिटल M स्मॉल m बाई R प्लस H, इसका स्क्वायर अपॉन स्मॉल m, ये इससे कैंसिल। तो सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू बनी G कैपिटल M बाई R प्लस H है, इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें से हम लोग, इस नीचे वाले से हम लोग R है ना, वो कॉमन ले सकते हैं। तो नीचे जो से वैल्यू मैं एक बार यहां कर दूं उसको कॉमन लेकर के, तो R प्लस H में से मान लो मैंने R कॉमन लिया, तो शेष क्या बचा बेटा? दो, R का भाग दें आप, तो 1 प्लस H बाई R। ध्यान दें, अब देखो इस पे स्क्वायर है ना, तो पूरे पर ही स्क्वायर है। अब स्क्वायर है वो इस पर भी है, इस पर भी है, तो आप इसमें R स्क्वायर कर सकते हो। देखो इस पूरे का पूरा मान कितना आ चुका, तो हमने इसका सोल्व कर रहे थे, तो देखें, तो G, अब ये है G हाइट, तो G हाइट का मान हमारे पास आया, देखें, G कैपिटल M अपॉन ये जो R प्लस H है, इसका अपन वैल्यू लिया था मैंने, तो R स्क्वायर इंटू देखो 1 प्लस H बाई R, इसका होल स्क्वायर। अब तो Gm बाई R स्क्वायर क्या है? ये अर्थ की सरफेस का G सरफेस अपॉन बेटा 1 प्लस H बाई R है, इसका स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। H छोटी है बड़ी है, उसके आधार पे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ध्यान दे लें अच्छे से, H का मान बहुत अच्छे रखा हो, जैसे ये लिखा हो किसमें कि H इक्वल टू मान लो R है, H इक्वल टू कितना R बाई 2 है, H इक्वल टू मान लो कह दिया 3R बाई 2 है। तो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में काफी अधिक ऊंचाई में, या उसके तुलना में यदि आप वस्तु को ऊंचा ले जाते हैं, तब जो G है उसको अपने इस फॉर्मूले से ज्ञात करना है। अब दूसरा मान लो G H बहुत कम हो, H के बहुत कम होने पर, H बहुत कम हो, तो H बहुत कम होने पर, तब मान लो मैं इस पूरे फॉर्मूले को यहां से इस पूरे पद को ऊपर ले जाऊं, तो देखो हमारे पास G H का मान जो है वो है, देखो G सरफेस इंटू 1 प्लस H बाई R, इसका स्क्वायर। तो नीचे तो पावर कैसी? प्लस की, ऊपर लगे तो माइनस की पावर 2 हो गई बेटा। अब ध्यान दें, H मान लो बहुत कम है, R तो है पृथ्वी की त्रिज्या,
और पृथ्वी की त्रिज्या जो RE है वो है 6400 किलोमीटर है, बहुत बड़ी है। यानी एक तरह से 6.4 इंटू 3 पावर ये किलोमीटर की 3 और आगे 10 की पावर कितना 6 मीटर, इतनी ये पृथ्वी की रेडियस है। क्लियर। अब मान लो h है वो 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, तब भी बहुत छोटी है, परंतु हाइट मान लो 10 मीटर 5 मीटर है तो बहुत छोटा है ना। तो यहाँ पे h/r का मान बहुत छोटा है, तो 1 प्लस ये कोई मान लो पद है उसको मैं x मान लूं, जिसमें 1 की तुलना में x बहुत छोटा है। तो आप यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम जो होती है, द्विपद प्रमेय होती है, उसका उपयोग करते हो, तो आप उसमें इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान दें आप, इसमें ये हो गया आपका g सरफेस इंटू 1 माइनस से इसको गुणा करो तो कितना बेटा देखो 2h/r आ गया। परंतु ध्यान देना ये जो अप्रोक्सीमेशन के बाद है ये फॉर्मूला तो हमेशा काम में आएगा, परंतु इसको अपन तभी काम में ले सकते हैं जब ऊंचाई कैसी हो, h का मान r की तुलना में बहुत छोटा हो, ये ध्यान देना है। इसको गुणा करता हूं, देखो तो गुण ये तो फॉर्मूला ही बन गया। अब इसी से मान लो मैं याद करता हूं GH बराबर, मैं इसको G से गुणा कर दूं तो माइनस कितना बेटा G इंटू 2h/r। क्लियर। पहले अपन सरफेस पे थे तो यहां त्वरण था आपका G सरफेस, फिर अपन यहां है तो G बन गया आपका H, तो सरफेस से ऊपर गए ये आरंभिक ये अंतिम, तो यहां से यहां जाने में परिवर्तन कितना हुआ GH माइनस GS। तो मैं इस GS मान लो चीज को इधर ले आता हूं, देखो तो G आपका GH माइनस कौन सा G यानी सरफेस का, इसको अपन डिफरेंस कर रहे हैं तो बचा कितना देखो माइनस का 2GH/r। अब ये है परिवर्तन डेल्टा G है बेटा, ये इसको अपन चाहें तो डेल्टा G/G, G कौन सा ये वाला, इस G को मैं यहां से, ये तो डेल्टा G होगा, इस G इधर लेके आ गया तो बन गया माइनस का 2h/r। ये आपका फॉर्मूला बन गया ऊंचाई के साथ G के परिवर्तन का। तो देखें ऊंचाई के साथ जो G का परिवर्तन डेल्टा GH कर दूं इसको ना, माइनस का 2h/r। यहां माइनस क्या शो कर रहा है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ G में परिवर्तन किस प्रकार का है, नेगेटिव यानी कमी हो रही है। तो अर्थ की सरफेस पर G है मैक्सिमम, ऊपर जाएंगे G का मान घटेगा, G का मान घटेगा। और किस तरह से घटेगा, इस तरह से घटेगा। आपको निकालना परसेंटेज में, तो आप दोनों तरफ यानी आपको पूछे ना परसेंटेज चेंज, परसेंटेज कितनी कमी हो रही है, ये कमी पूछे, मैं कह दूंगी ऊंचाई पर जाने के साथ G में कितनी कमी हुई, तब कमी में ये माइनस उसमें चला जाएगा, तब फॉर्मूला आपका बन जाएगा ओनली कि डेल्टा G/G परसेंटेज अगर तो कमी बराबर कितना 2h/r ही आपको लिखना है। तो ये आपका एक सिंपल फॉर्मूला बन गया। ऊंचाई बहुत अधिक दे रखी हो आप इससे उपयोग करेंगे, ऊंचाई बहुत छोटी है तो आप इसका उपयोग करेंगे। बात क्लियर। अभी पहले फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन सारे साथ करेंगे। तो पहला हो गया आपका पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ G में परिवर्तन। दूसरा मैं बी ले रहा हूं बेटा, वो है गहराई के साथ G में परिवर्तन। गहराई के साथ किस तरह से G में परिवर्तन हो रहा है उसको देखें अपन। तो जैसे मान लो ये वस्तु है, चलो पृथ्वी है बेटे, पहले अपन सरफेस पे थे, अब ये मान लो पृथ्वी का सेंटर है और मुझे यहां G ज्ञात करना है। जब अपन यहां पर G ज्ञात करेंगे तो एक टॉपिक आएगा गाउस प्रमेय, जो 12th में आएगा, उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ी पृथ्वी थी, इस पूरी बड़ी पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M, और मुझे यहां पे अध्ययन करना है। अब यहां पे जैसे मान लो स्मॉल m था ना, उसको अपन यहां लेके आ गए, और ये यहां से यहां तक गहराई कितनी है D। पूरी पृथ्वी की त्रिज्या है बेटा कैपिटल R, और अर्थ के सेंटर, ये सेंटर है, यहां से इस बिंदु की दूरी ये वाली, इसको मैं ले रहा हूं स्मॉल r। अब स्मॉल r कितना देखो D+r इक्वल टू कैपिटल R है, यानी D प्लस छोटा r बराबर कितना कैपिटल R है। तो स्मॉल r मेरे पास कितना हुआ, r माइनस का D। तो मैं इसमें इस स्मॉल r के स्थान पर क्या लिख सकता हूं, मैं इसको कैपिटल R माइनस D लिखता हूं, जहां पे D गहराई है और स्मॉल r क्या है, पृथ्वी के सेंटर से उस बिंदु की दूरी है। बात क्लियर। अच्छा अब सुनो, ये जो भाग आपको दिख रहा है, यही भाग इस बिंदु पे रखे किसी स्मॉल m को खींचेगा, यही भाग इस स्मॉल m पे फोर्स अप्लाई करेगा, इसी भाग के कारण इस स्मॉल m का भार होगा, और इस भाग का जो मास है उसको मान रहा हूं मैं m डैश। और ये जो अब भाग एक जो बीच का एक गोले कोस सा बन गया है, इसका मास कितना देखो m माइनस m डैश। ध्यान देना कि जो ये बहुत एक गोले कोस था, तो एक तरह से इसको अपन कोस मान लें, और कोस के अंदर मान लो वस्तु रखी हुई है। अब इसको ऐसे मान लो पूरी पृथ्वी थी एक, क्लियर, उसके अंदर मान लिया मैंने एक m डैश का ठोस गोला, और ये मान लो कि बाहर एक m माइनस m डैश का कोई कोश है। तो
तो आप इसको कोस और एक ठोस गोले का मिक्सर मान लो, जिसमें ये कोस जो है ना, ये कोस अपने द्रव्यमान के कारण इस पे किसी प्रकार का कोई बल आरोपित नहीं करता है। सिर्फ कौन लगाएगा बल इस पे या भार, वो सिर्फ अंदर वाला मास एम डेस ही लगाएगा। इसलिए अब मैं यहां पर इसका जी ज्ञात कर रहा हूं, जी डेप्थ, वो आपका बन गया ओनली जी एम डेस अपॉन ये दूरी कितनी स्मॉल आर, इसका स्क्वायर। अब आपको एम डेस निकालना पड़ेगा, स्मॉल आर तो मालूम है, तो देखो जी अपॉन स्मॉल आर हमारे पास है आर माइनस का डी, इसका स्क्वायर। अब बात आती है किसकी, एम डेस की। एम डेस क्या, इस वाले भाग का मास है। अब ये स्फेरिकल बॉडी है, तो आप जानते हैं देखो इसमें कि मास इक्वल टू है रो इंटू वी। रो तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो मास किसके समानुपाती हुआ, वॉल्यूम के। तो मैं इसको लिखूं देखो एम डेस अपॉन एम। एम डेस किसका है, इस छोटे वाले का। एम किसका है, पूरे का। इस एम तो मतलब जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर थी उस पूरे का द्रव्यमान कैपिटल एम है। जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है उसका कितना है, ये है आपका एम डेस। तो एम डेस का मतलब कर दूं मैं वी डेस अपॉन वी। तो इस वाले भाग का वॉल्यूम है ना, इस अंदर वाले को मैं वी डेस मान लूं, पूरे का मैंने मान लो चलो वी मान लिया। तो बेटे इस पूरे भाग का वॉल्यूम कितना बताओ मुझे, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। जो अंदर वाला उसकी आर स्मॉल आर रेडियस है वो है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसमें 4/3 पाई को उड़ा दे यहां से, मेरे पास ये वैल्यू रह गई। तो देखो इसको सोल्व करने पे वी डेस कितना देखो आया मेरे पास, सॉरी मुझे तो निकाला एम डेस है ना, तो एम डेस अपॉन एम इक्वल टू ये था। इसको सोल्व किया तो मुझे एम डेस फाइंड करना था मेरे प्यारे बच्चों। तो एम डेस मेरे पास आ गया, देखो ये बन गया कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन ये कैपिटल आर क्यूब। इसको आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो एक बार इसको आप छेड़े मत, ये स्मॉल आर का स्क्वायर रहने दो, इनटू एम डेस। एम डेस बेटा कितना देखो कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन कितना कैपिटल आर क्यूब। ये दो पावर इससे कैंसिल हो गई, तो जी कैपिटल एम स्मॉल आर बाई आर की पावर 3। ये है डेप्थ वाले बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण। अब इसको अपन कुछ कन्वर्ट करते हैं, तो आ जाओ जी डेप्थ। तो इसको अपन मान लो ऐसे कर, देखो जी एम बाई ये आर का स्क्वायर इंटू बेटा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। आर की पावर 3 था ना, इसको मैंने ब्रेक करा आर स्क्वायर इंटू आर में। ये क्या बन गया, जी सरफेस है ना, जी सरफेस जिसको अपन जी लेते हैं सिंपल। ये स्मॉल आर क्या बन गया देखो आर माइनस का डी अपॉन कैपिटल आर, ये लो इसको अपन लिखिए आर बाई आर माइनस डी बाई आर। तो इसको और कन्वर्ट कर सकते हो, देखो ये बन गया आपका जी इनटू ये बन गया आर बाई आर 1 माइनस का डी बाई आर, ये डी बाई आर। परंतु इस फॉर्मूले को ड्राइव करते समय हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं किया है, बिल्कुल फिक्स किया है। यहां देखो ये फॉर्मूला था ना ऊंचाई वाला, ये सब पे लागू हो रहा था, परंतु ये जो अपने लास्ट में बनाया है वो सब पे लागू नहीं होता क्योंकि ये बहुत कम ऊंचाई के लिए। परंतु इसमें गहराई कैसी भी है, सारे प्रकार की डेप्थ में ये फॉर्मूला काम करेगा। तो जीडी का अपने मान निकालिए बेटा, ये आ गया फॉर्मूला इस तरह से। अब देखो मैं इस जी से गुणा करूं इसको, तो जी डी बराबर हो गया आपका जी मल्टीप्लाई कर रहा हूं माइनस का कितना जी डी बाई ये हो गया आर। अब सरफेस पर कितना त्वरण है जी, यहां कितना हो गया जी डेप्थ, यहां है इनिशियली आपका फाइनल। तो यहां से यहां आने में कितना परिवर्तन हुआ, तो बाद वाला माइनस पहले का, तो इसको धर लिया बेटे। तो इससे अपन ज्ञात करेंगे डेल्टा जी अपॉन जी सरफेस, यानी जी डी माइनस ये वैसे है क्या देखो जी डेप्थ माइनस का जी अपॉन जी बराबर शेष क्या बचा बेटे, देखो इसको मैं इधर भी ला चुका हूं और फिर जी को भाग भी दे चुका हूं, तो ओनली माइनस का बन गया माइनस का डी बाई आर। और डी यहां पर क्या है, अर्थ की सरफेस से कितनी गहराई है, वो भी पृथ्वी की त्रिज्यता है। ये रेडियली इनवर्ड ऐसे नहीं गहराई, सिर्फ पृथ्वी के सेंटर की तरफ कितनी गहराई है वो आपको यहां पे लेनी है, क्वेश्चन कर लेना है। तो यहां पे देखो माइनस जी आ रहा, माइनस आ रहा ना, ये माइनस आ रहा था, देखो यहां भी माइनस आ रहा है। तो ऊंचाई में बढ़ने के साथ भी जी कैसा घट रहा है और गहराई बढ़ने पर भी जी का मान घट रहा है। तो मैक्सिमम कहां हुआ, सरफेस पर। कहां हुआ बेटे, सरफेस पर जी का मान अधिकतम होता है। तो ये फॉर्मूला बन गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और एक फॉर्मूला अपन और तैयार करते हैं पहले, और वो है मेरे बेटे, यहां तक वापिस इन सारे फॉर्मूले पर बाद में फिर और लिख लेंगे, और वो है पृथ्वी के आकार या जो पृथ्वी की आकृति है उसके कारण, पृथ्वी की आकृति के कारण जी में परिवर्तन, पृथ्वी की आकृति में या आकृति के कारण जी में परिवर्तन।
सी। तो पृथ्वी की आकृति कैसी, गोलाकार होती है? नहीं, इलिप्टिकल होती है, अंडाकार। पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। मान लो पृथ्वी का सेंटर है, ये पृथ्वी की है गुणनक्ष, जिसकी परितः पृथ्वी घूम रही है लगातार, जिसका कोणीय वेग ओमेगा है, जो है 2π/t। टी पृथ्वी अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है एक दिन में, और एक दिन में कितना समय होता है टी? वो होता है 86,400 सेकेंड। भाग देने पे ओमेगा जो आएगा वो है रेडियन पर सेकेंड में। ये पृथ्वी का वास्तविक कोणीय वेग है गुणन के कारण। ओके, अब ये जो पॉइंट है इसको अपन कहते हैं ध्रुव है, पोल है। ये पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। फिर अर्थ की सरफेस पर देखो, एक मैं इस प्रकार से ये पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली, जैसे इस प्रकार से पूरी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की सरफेस पर इस प्रकार से एक मैं लाइन ले रहा हूं। ये जो लाइन पूरी बन रही है इसको हम कहते हैं इसका इक्वेटर, विषुवत, जिसको हम कह रहे हैं इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा जो बेटे आप देख रहे हो, इसमें ये रेडियस एक और एक रेडियस ये वाली, ध्यान देखें आप, ध्यान से देखें बेटा, ये दूरी अलग है। मास तो फिक्स है बेटा पृथ्वी का, वो तो अलग होता नहीं है। आपको यहां पर याद करना हो जी, या फिर यहां याद करना हो, दोनों सरफेस के पॉइंट है। तो ये तो कौन सा पोल है? ये है इसका इक्वेटर। तो एक तो अपन याद करते हैं जी बेटा जी पोल, वो तो है Gm/r। अब अर्थ की रेडियस दो हैं, ये रेडियस है, इसको मैं कह रहा हूं रेडियस ऑफ अर्थ, परंतु पोल वाले भाग की है। यहां से ये दूरी देखो, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, परंतु इक्वेटर वाली भाग की है। और देखने से पता लग रहा है अपने को कि इक्वेटर वाली रेडियस ज्यादा होती है, पोल वाली कम होती है। साफ दिख रहा है ना? तो Gm/re का स्क्वायर, एक अपन याद करते हैं जी बेटा जी इक्वेटर वाला, यानी यहां पे याद करते हैं वो है Gm/ree का स्क्वायर। मास दोनों सेम नहीं है, देखो दोनों बराबर है। अब इसमें नीचे वाला जो पद है, जिसका ज्यादा होगा उसका जी कम होगा। तो आप देख लें Re जो है ना, ये Re वो करीब करीब Rep प्लस ये 21 किलोमीटर। पृथ्वी की जो विषुवत रेखीय त्रिज्या होती है उसका मान भूमध्य रेखीय जो इसकी ध्रुवीय त्रिज्या उसकी तुलना में 21 किलोमीटर ज्यादा होती है। ये दूरी बड़ी है, तो दूरी की ज्यादा होने से यहां पर जी का मान कैसा है? कम है। देखो इसमें ये मान बड़ा हो गया ना, जी कम हो गया, तो यहां जो Ge है वो कम है और Gp का मान कैसा है? अधिक है। तो बहुत बिल्कुल बेसिक बात ध्यान रखो, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पे जी का मान है वो न्यूनतम होता है। इसका एक कारण तो वह आकार के कारण। अब बात करते हैं अपन दूसरा पॉइंट एक और, वो है बेटा डी, वो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी में परिवर्तन। पृथ्वी की रोटेशन के कारण जी में किस प्रकार से परिवर्तन आता है वो देखें बेटे। तो आ जाओ, ये पृथ्वी है, वैसे ही अपन मान रहे हैं ये पृथ्वी का सेंटर, ये इसकी एक्सिस, पृथ्वी घूम भी रही है और सन के राउंड सर्कुलेट भी कर रही है। पृथ्वी दो प्रकार की गतियां हैं, घूर्णन और परिक्रमण, रोटेशन और सर्कुलेशन। अच्छा जी, अब मैंने आप बताया ये तो कौन सा है? इक्वेटर है, ये विषुवत, ये है बेटा पोल, ये ध्रुव है, ये भी पोल है। तो इस इक्वेटर से थीटा कोण पर या लैम्डा कोण पर, इक्वेटर से लैम्डा कोण पे, इसको बोलते हैं अक्षांश कोण। यहां पर एक वस्तु मान लो मैं, जिसका मास है बेटा स्मॉल m। अब पृथ्वी तो यूं घूम रही है, जब पृथ्वी मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी से घूमेगी तो पृथ्वी पर रखी वस्तु भी घूमती है। तो पृथ्वी पर रखी वस्तु मान लो आप, पृथ्वी के घूमने पर वस्तु भी घूमती है, पर कैसे? तो इस तरह से घूम रही, देखो। तो ये है पृथ्वी के साथ घूम रही वस्तु का वर्तीय पथ। ये मान लो अब इस वर्तीय पथ का सेंटर है और ये बन गई इसकी रेडियस स्मॉल r। यहां दो त्रिज्याएं हैं, एक तो है ये रेडियस, ये तो है पृथ्वी की, जिसको मैं कह रहा हूं कैपिटल R। इसका ये है लैम्डा कोण, इस कोण के लैम्डा होने पे तो ये वाला कोण भी कितना है? लैम्डा ही है।
दिख रहा होगा। अच्छा अब सुनो भाई, इसमें कौन कौन से बल लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, उनको अपन देख लें। तो इस स्मॉल m पर एक तो बल लग रहा है पृथ्वी के सेंटर की तरफ, दूसरा यहां वस्तु वर्ताकार पथ पे घूम भी रही है ना, इस पे कोई रस्सी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। अब इसके साथ ये घूम रही है, तो आप जानते हैं इस पे एक बल लग रहा है, कौन सा, अभी अपकेंद्रीय बल, शूडो फोर्स होता है, वो लग रहा है। तो उसका मान है बेटा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर यहां पर है वर्तीय पथ की त्रिज्या, ये स्मॉल आर, ये वाली। तो यहां दो फोर्स लग रहे हैं। अब सुने, इस एंगल के लेमडा होने पर ये लेमडा हो गया, दोनों बराबर हो गए। अब ये पूरा कोण कितना है 180 का, तो ये कोण कितना है बेटा जी, ये हो गया आपका 180 माइनस लेमडा। परंतु इसका जो वैल्यू बहुत छोटा होता है, ध्यान दें आप, जो ये वेक्टर रूप में इसको लिखूं ना, तो अगर इस वाले को g मान रहा हूं ज्यादा है, और ये त्वरण जो बाहर की तरफ है इसको मैं ओमेगा स्क्वायर इंटू आर ले रहा हूं। फोर्स तो है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और त्वरण कितना बना ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इसको बोलते हैं अपकेंद्रीय त्वरण। क्लियर, ये दो त्वरण इसमें लग रहे थे। अब सुनो, एक त्वरण आपका इस तरफ है, एक त्वरण ये वाला है, दो सदिश है, इनका नेट याद करना हो तो बनाए इसका अपन एक समांतर चतुर्भुज ये लो, और उसमें ये जो देखो ये वाला, ये इसका नेट है जी नेट इस बिंदु पे। अब जो ये जी नेट है वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ है क्या, नहीं है। पृथ्वी की रोटेशन के कारण जो परिणामी जी होता है वो सेंटर से थोड़ा सा विक्षेपित हो गया, थोड़ा सा दूर चला गया। अब इससे जो जी नेट कितना है वो देखो, दो सदिश है ये और ये, इनका नेट ये, जिसमें ये बड़ा है छोटा है, तो जी परिणामी कितना आया, तो ओनली अपने को जो सदिश वाला है समांतर चतुर्भुज का नियम उसको लगा देना है, क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। तो देखो जी वहां इफेक्टिव पर निकाल रहे हैं, तो वो इसको मैं जी डेस कर रहा हूं। तो दो हैं ये वेक्टर, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें पहला है जी वो है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दो जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर, पहला सदिश का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर प्लस कितना, दो इंटू जी इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कोस, इनके बीच कोण कितना है 180 माइनस लेमडा है, ये बना 180 माइनस का ये लेमडा या थीटा जो भी आप इसको लेते हैं वो ले सकते हो, और इसका अपन कर दें रूट। अब देखें ओमेगा यहां पर क्या है, पृथ्वी का कोणीय वेग 2 पाई अपॉन 86,400, तो ये तो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है बेटा, बहुत छोटा, 10 की पावर माइनस 3 4 के पदों में है। अब 10 की पावर माइनस 3 देखो, 10 की पावर माइनस का 4 है, उसका अपन करें स्क्वायर, 10 की पावर माइनस का 8 आ गया। तो जब एक से छोटी संख्या है जिसकी पावर नेगेटिव में हो उसका अपन स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, क्यूब करते हैं, तो और मान कम होता चला जाता है। तो यहाँ ये ओमेगा स्क्वायर आर में ओमेगा बहुत छोटा है, इसका अपन स्क्वायर भी करते और मान छोटा हो गया। इसका मतलब देखो ये जो पद है इसका, ये पद जो आपको दिख रहा है बेटे, ये वाला पद ये तो नेग्लिजिबल है, इसलिए इसको अपन जीरो मान सकते हैं। अब बचा कौन सा, ये वाला भाग, उससे अपन इसको थोड़ा आगे सोल्व कर लेते हैं। तो देखें अब मैं इसमें अंदर ही अंदर जो जी स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूं, तो 1 ये तो आपने उड़ा दिया, बचा ये वाला, तो जी स्क्वायर अपन यहाँ कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर का अपन भाग देंगे बेटे इसमें, है ना, जी स्क्वायर से भाग देने पे ए जी तो कट गया, तो ये यहाँ तो बचा 1 प्लस 2 और ओमेगा स्क्वायर इंटू आर अपॉन हो गया ये जी, एक जी कट गया, इसलिए जी स्क्वायर से भाग देने में ठीक है, इंटू कोस 180 माइनस लेमडा। तो कोस 180 होने पे कोस 180 कौन से क्वाड्रेंट में आया भाई, ए एस दूसरे में, तो इसका मान कितना होता है, कोस लेमडा ही हो गया, कोस लेमडा बैश। अब सुनो भाई, इसको मैं कर दूं, देखो पूरे को 1/2 वर्गमूल है ना, ये 1/2 कर दूं, 1/2 इस पर भी बेटे जी है, इस पर भी है, इसलिए इसका तो जी बाहर रह गया, इसको मैं यहां से अलग कर दूं तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ रह गई 1/2। अब फिर बात आ गई 1 प्लस दिस, इसमें ये पद बहुत छोटा है तो आप फिर द्विपद प्रमेय का उपयोग कर सकते हो, उसमें वापिस इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो हाँ ये जी स्क्वायर का तो जी बन गया ना बेटा, तो जी स्क्वायर तो जी हो गया इंटू 1 प्लस ये तो आपके पास था वैल्यू 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो इससे मान आपका कट जाएगा। तो देखो जी 1 प्लस ये बेटा हो गया वैल्यू। अच्छा एक बात ध्यान दो भाई, कोस 180 माइनस लेमडा है ना, तो आप जानते हैं ये कहां से आएगा, ये आया ए एस सेकेंड क्वाड्रेंट में, उसमें साइन और कोस से होते हैं प्लस, ये है कोस तो माइनस का आएगा, तो इसको बदल लेंगे ना तब यहां आ जाएगा आपका माइनस। क्लियर, तो ये बेटा आपका हुआ माइनस
अब इसको 2 कट गया था इसका, तो ओनली रहा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाई जी, और अब इसको अपन ये बन गया आपका कोस लेमडा। अब ये स्मॉल आर है, इसका अपन थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं। देखो तो स्मॉल आर का अपन जब ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे पास अब शेष क्या रहेगा उसको देखें। अब ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, कौन है थीटा। तो देखो ये तो लेमडा, ये स्मॉल आर, और ये है देखो कैपिटल आर। ये बन गया अपने पास समकोण त्रिभुज। इससे आपको निकालना हो, मान लो जैसे स्मॉल आर का मान निकालना है, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, ये कोण है इसके समलंब, ये आधार और ये कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या होता है कोस लेमडा। तो इसमें स्मॉल आर के स्थान पे वैल्यू अपन पुट करते हैं, तो ये बन गई आपकी कैपिटल आर कोस लेमडा। देखो इससे स्मॉल आर आ गया कैपिटल आर कोस लेमडा। तो मैं इस स्मॉल आर के स्थान पे क्या लिख सकता हूं कैपिटल आर कोस, तो कोस एक पहले पड़ा एक और आ गया। तो ध्यान दें भाई, ये जी इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन ये जी इंटू ये बन गया देखो कोस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले जो बनाने की प्रोसेस है उसमें अपन बस एक लास्ट में पहुंच चुके हैं, बाकी बस सब क्वेश्चन करने हैं अपने को। तो देखो जी डेस बराबर, अब इस जी को मल्टीप्लाई करो अंदर, देखो तो जी इंटू जी से गुणा करने पे वो कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और कोस स्क्वायर इंटू लेमडा। ये है रोटेशन के कारण जी में किस प्रकार से परिवर्तन आता है उसकी कहानी। अब देखो यहां ये जो लेमडा अपन देख रहे हैं वो है इसके इक्वेटर से बनने वाला कोण है। इस कोण के बदलाव के साथ साथ मान लो अपन इक्वेटर पे हैं, ध्यान दो, गौर करो अच्छे से। यदि आप इक्वेटर पे तो लेमडा कितना है 0 डिग्री का है, तो आप इसको 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करते कोस 0 कितना होता है 1। तो आप देखो इसमें मान कितना आ गया, यानी इससे अपन ज्ञात करें यहां पर, एक तो जी पोल पर ज्ञात करता हूं, एक मैं जी इक्वेटर पे ज्ञात करता हूं। तो जी इक्वेटर पे देखो, इक्वेटर पे ध्यान दें आप कि लेमडा कितना हुआ 0 डिग्री का, ये हो चुका 1। तो ये आपका जी माइनस का, देखो जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है। यदि अपन पोल पे ज्ञात करते हैं तो अपन यहां से घूम के पोल पे आएंगे तो कोण 90 डिग्री का हो गया, और कोस 90 कितना होता है 0। अब 0 से गुणा करेंगे तो मामला खत्म हो गया, तो जी आ गया बेटे। तुलना करो आप इसमें। अब रोटेशन के कारण अपन देखेंगे प्रभाव, तो ये तो पोल पे तो जी है और इक्वेटर पे जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर है, कुछ मान घट रहा है, कुछ मान कम हो रहा है, थोड़ा सा मान कम हो रहा है। तो जी ई का मान यहां पर इतना हो गया। तो तुलना करेंगे तो अधिक कहां पर है पोल पर है। अभी अपन कुछ देर पहले बात की थी कि पृथ्वी की आकृति के कारण भी, जैसे मैंने यहां कहा था इस वाले में, यहां जी कम है यहां जी ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से ड्यू टू रोटेशन भी आप क्या देख रहे हो, रोटेशन से भी अपन ज्ञात करते हैं। तो इक्वेटर पे मान कैसा है कम है और पोल पे अधिकतम। तो नोट डाल के बात आप लिख सकते हो कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है और इक्वेटर पे होता है न्यूनतम। अब घूर्णन के कारण जी में कितना परिवर्तन है, तो जी को मैं यहां से इस तरफ लाता हूं, पोल पे ज्ञात करें ना, पोल पे कितना है, तो जी ई माइनस का जी बराबर आया आपका माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये ओमेगा मैंने बता दिया आपको, ये रहा, उसको रखो, आर पृथ्वी त्रिज्या उसको रखो। सोल्व करने पे इसका वैल्यू जो है माइनस का 0.0337, बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस का ये 0.0337 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना इसमें कमी आती है। ओके, अब यहीं पर एक बात और आती है कि देखो जितना ये पृथ्वी घूमेगी, जितना तेज घूमती है, उतना ही इस स्मॉल एम पे लगने वाला जो अपकेंद्रीय बल है भार की तरफ वो ज्यादा होगा। और इस बल के जितना ज्यादा होने पर ये तो जी दो परिणामी जी, ये जितना छोटा है उतना जी अंदर की तरफ है, इसका मान बढ़ाओगे तो ये और बाहर गया, और इसके मान को बढ़ाओगे ये और इस तरफ जाएगा। जितना बढ़ाओगे तो, और मान लो बहुत अधिक कर देंगे तो परिणामी त्वरण आपका पृथ्वी से बाहर की तरफ हो जाएगा और वस्तु क्या करेगी, सरफेस को छोड़ जाएगी। उसी को हम कहते हैं यहाँ पर वस्तु का स्थान छोड़ना, और स्थान छोड़ना मतलब उसका नॉर्मल डायरेक्शन का शून्य होना। और अगर कोई वस्तु अर्थ की सरफेस को छोड़ दे रही है उसको अपन कहते हैं भारहीनता, वेटलेसनेस कंडीशन। तो किसी वस्तु की भारहीनता की स्थिति के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी को और तेज घुमाना पड़ेगा। कितना घुमाना पड़ेगा, उतना घुमाना पड़ेगा जिससे कि यहां पर वस्तु का भार कितना हो जाए, शून्य। और वो तभी होगा जब इस रोटेशन से जी का मान शून्य हो जाए। शून्य होने के लिए जी, ये तो कांस्टेंट आपका 9.8 वाला, आर भी कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूं इक्वेटर पे, तो क्वेश्चन पूछा गया बड़ा इंपॉर्टेंट कि पृथ्वी के ध्रुव पर भारहीनता के लिए क्या कंडीशन होगी, कितना ओमेगा होगा,
पहले जो अर्थ पे है उसकी तुलना में कितना होगा, उस पे अपन चर्चा करेंगे। तो अभी जो मेन फॉर्मूले हैं एक बार फिर मैं उनको सब लिख दूं, उसके बाद अपन साथ ही इन सारों के क्वेश्चन से हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो तैयार हो जाओ। यहां जो जितने भी फॉर्मूले अपन अभी डिस्कस करें उनको एक बार फिर लिख लें, और फिर जो क्वेश्चंस बन रहे हैं इनके काफी सारे, उनको अपन डिस्कस कर लें। तो इसमें दो तरह से फॉर्मूले बनेंगे, एक तो जी के मान और एक है बेटा वस्तु का भार। भार है W बराबर कितना, m इंटू जी। बस जी को m से गुणा करते ही भार बन जाएगा, ज्यादा और कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ भी नया नहीं करना है। तो जी के मान पहला अपन ने पढ़ा सतह पर, तो जी सरफेस अपन ज्ञात किया जी एम बाई आर स्क्वायर, या लिखो इसको, देखो 4/3 पाई पारो जी इंटू आर। सरफेस पर, सरफेस भार कितना होगा W, सतह जिसको अपन W ही मान लो, वो m इंटू जी ही है, जी से गुणा करना है बस। तो जी कैपिटल M स्मॉल m बाई आर का स्क्वायर, कोई इश्यू नहीं, आराम से हो जाएगा। दूसरा, सतह से ऊंचाई पर, सतह से ऊंचाई पर ज्ञात करना हो तो ऊंचाई पे ज्ञात करोगे तो क्या, कुछ नहीं, नया मान है कोई नहीं। जी एच बराबर अपन ने ज्ञात किया था जी अपॉन कितना, 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। तो W अगर ज्ञात करना हो ऊंचाई पर तो W अपॉन बस ओनली, तो इसको G को M से गुणा करना है, मैं इसको M से गुणा कर दूं, यहां पर भी, ये WH बन गया आपका W सरफेस पर। तो ये फॉर्मूले बन गए। तो W अपॉन कितना बेटा, 1 प्लस एच बाई आर है इसका स्क्वायर। और नीट 2020 में यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी वस्तु का पृथ्वी भार कितना है, 72 न्यूटन है, 72 न्यूटन है। तो सतह से पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई के बराबर, यानी सरफेस से कितना, h बराबर r/2 पर। तो आप यहां क्या लिखो, तो r/2 अपॉन r 1/2, 1 प्लस 1/3/2, ध्यान दो बिल्कुल, इस पूरा मान आ गया 3/2 का स्क्वायर, 9/4। तो आप इसको कैसे, 9/4, 4 चला गया ऊपर, 4/9 इंटू 72, उड़ाओ 9 चौक 9 इंटू 72, 8 चौक 32 न्यूटन। ये क्वेश्चन आपका नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोनों रूप में फॉर्मूले बहुत बेसिक हैं, बेसिक फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आपके पूछ जा रहे हैं। तो ऊंचाई के साथ जी का मान आ गया। अच्छा, एक था ये जी तो कैसा भी उस सब के लिए जी बहुत कम हो, जी का मान r से बहुत छोटा हो, तो हमने कहा इसमें जी एच कितना था, जी इंटू 1 माइनस का 2h बाई आर। ऐसे ही इसमें मान लो आपको वेट पढ़ना हो ना, तो W मान लो h, या आपका W इंटू 1 माइनस का 2h बाई आर आप कर सकते हो, ये हो गया। फिर आप करते हैं वो लोग गहराई के साथ जी के परिवर्तन में, गहराई के साथ जी का परिवर्तन कैसे था, तो जी डी, ये अपन ने क्या, जी इंटू 1 माइनस का डी बाई आर। आपको वेट पढ़ना हो बेटा तो W डी डेप्थ पे कर दो, W इंटू 1 माइनस का डी बाई आर, बस जी को डी बदलना है, हो गया। थर्ड, पृथ्वी का रोटेशन है, उसके साथ परिवर्तन किस तरह से हो रहा है उसको देखना हो, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है, देखो जी डेस बराबर जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल आर और कोस स्क्वायर लेमडा। वेट देखना हो तो W डेस बराबर कितना, W, और देखो इसको मैं पहले पूरे को m से गुणा करूं, mg डेस इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये कोस स्क्वायर लेमडा। तो ये बन गया आपका W डेस बराबर W माइनस ये m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और ये कोस स्क्वायर लेमडा। ये W सरफेस पर है, उसको उठा देंगे तो आपके पास ये मामला आ जाएगा। तो बेसिकली देखो फॉर्मूले फिक्स हैं, अब इन पे सब क्वेश्चन देखना है। बस ध्यान ही रखना हमेशा होगा कि कहीं भी आप जब इसमें तुलना करोगे ये सारी ऊंचाई के लागू होगा, या परसेंटेज चेंज कैसा हो, बहुत बड़ा हो, 5 से बड़े परसेंटेज के लिए आपको इसमें उपयोग में लेना है, और अगर परसेंटेज बहुत छोटा हो 1%, 2, 3, 4, तब आपको ये लेना है। गहराई वाले में ये सारे प्रकार की डेप्थ पे लागू हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छे फॉर्मूले बन गए। अब ओनली बेटे क्वेश्चन अपन करेंगे। तो क्वेश्चन देखें बेटे, अपने प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड का क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अर्थ की सतह से कितनी ऊंचाई पर जी का मान 36% घट जाता है, 36% घट जाता है। कितनी ऊंचाई पर जी का मान 36% घट जाता है।
36% बड़ा परिवर्तन है कि छोटा है? बड़ा परिवर्तन है। अब 36% बढ़ घट गया, बचा कितना? 64%। तो शेष कितना? देखो जी शेष का फॉर्मूला अपन ने ज्ञात किया है, तो याद करो जी एच जो था कितना आपका? जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर है इसका स्क्वायर। अब जी एच कितना बेटा? ये कह रहा है कि 36% कम हो गया, बचा कितना? 64%। तो 64% ऑफ जी सरफेस, तो 64 अपॉन कर दूं 100, ये जी कोई इश्यू नहीं, या मैं इसको लिखूं जी अपॉन कितना? 100 बटा 64, कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना। तो आप इस जी एच के स्थान पर इसको लिख दो बस। तो अपने पास जी एच ये फॉर्मूला पड़ा था, देखो इसके स्थान पर क्या लिख दूं? ये। तो देखो जी अपॉन ये 100 बटा 64 बराबर जी अपॉन ये 1 प्लस एच बाई आर है इसका स्क्वायर, जिस जी कट गया इसके बराबर हो गया, इसका स्क्वायर बराबर ये है। तो क्या लिखूं मैं? 1 प्लस एच बाई आर, इसका स्क्वायर था ना, तो वर्गमूल कर दो। इसका वर्गमूल लेंगे तो यहां कितना? 100 का तो 10 और ये हो गया आपका 8। बस अब फॉर्मूला आपका तो ये है 1 प्लस एच बाई आर। तो इससे अपन एच बाई आर ज्ञात करें, 10 बटा 8। ध्यान दो आप, 10 बटा 8 में से एक घटा दो, तो 10 बटा 8 में से आपने एक घटाया तो देखो 8 एलसीएम, 10 माइनस 8 2 बटा 8 यानी कितना? 1 बटा 4। तो एच का मान कितना हुआ? देखो आर बाई 4। पार्थिव सतह से यदि आप आर बाई 4 ऊंचाई पहुंच जाएंगे तो जी है वो 36% घट जाएगा और 64% शेष रह जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। उसके बाद देखो अपने क्वेश्चन जो है एक और है, ये B2 यानी जो एग्जाम वाले क्वेश्चंस हैं उसमें AIEEE 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेज 4 जो है उसका सेकंड वाला क्वेश्चन है, बी का पार्ट का। ये कह रहा है कि आर के पदों में वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आर के पदों में वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां जी का मान अर्थ की सरफेस का कितना? जी बाई 9 रह जाता है। कोई इश्यू नहीं है, जी बाई 9 है मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन है, तो आप फिर लिखो जी बाई 9 बराबर कितना? जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर। इस जी कैंसिल, इसके बराबर ये हो गया। स्क्वायर का मान कितना? 9 है, करो उसका वर्गमूल, तो 1 प्लस एच बाई आर इक्वल टू बेटा कितना आ गया? 9 का रूट 3, 1 को इधर लाओ तो 2 बन गया, तो 2 बराबर कितना? एच बाई आर, एच कितना? 2 आर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़े आगे, आ जाओ। गहराई में कुछ क्वेश्चंस हैं उसमें देख लें आप बेटे। तो गहराई वाले में एक तो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ हमने बनाया नहीं, इसका ग्राफ में क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे पृथ्वी है ये, पृथ्वी के सेंटर पर कितना होगा? तो जी डेप्थ याद करो था 1 जी इंटू 1 माइनस का डी बाई आर, या इसका जो बेसिक फॉर्मूला अपन ने शुरू में बनाया था वो था जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर की पावर 3, जहां स्मॉल आर क्या था? स्मॉल आर था इस बिंदु की दूरी यहां से यहां तक की, ये स्मॉल आर। आप यहां पे ज्ञात कर रहे थे आउट, तो स्मॉल आर ये था, देखो सरफेस पर अलग था। तो यहां फॉर्मूला है जी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो यहां आर क्या है? ये आर है कैपिटल आर से बड़ी, यहां जी एम बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, अंदर जी कैपिटल एम स्मॉल आर बाई आर की पावर 3। सेंटर पे तो स्मॉल आर कितना? 0 हो गया, तो 0 पुट करते ही जी डेस कितना? 0। पृथ्वी के सेंटर पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण और किसी वस्तु को अपन रख दें, उसका भार कितना? 0 होता है। इसलिए वस्तु भारहीनता की अवस्था में रहती है पृथ्वी के सेंटर पर, उसमें कोई भार नहीं होता। भार में द्रव्यमान में अंतर है। मैं कहता हूं मान लो पेन है, इसका द्रव्यमान 5 ग्राम है, वो क्या है? इसमें अमाउंट ऑफ मैटर है, वो 5 ग्राम तो रहेगा, उसको आप जीरो नहीं कर सकते, वो तो फिक्स है बेटे, उसको आप कम नहीं कर पाओगे, वो निश्चित रहेगा। परंतु मैं कहता हूं कि इस वस्तु को अपन कहां ले जाएं? पृथ्वी सेंटर पर ले जाएं, और पृथ्वी सेंटर इसका भार कितना है? वो है 0। पृथ्वी सेंटर पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है? वो है 0। क्लियर? तो ये आपको एक एहसास हो जाना चाहिए। अच्छा, अब जो क्वेश्चंस आपके हैं उसमें देखो, ये बात पूरी कहानी हो गई। तो सेंटर पे जी 0 है, और इन जी इन देखो, ये जी इन है एक तरह से,
तो जी इन तो स्मॉल आर के समानुपाती है, जी इन समानुपाती स्मॉल आर। तो ग्राफ कैसा बना, रेखीय, इसका मतलब रेखीय रूप से बढ़ेगा मान। फिर सरफेस पे मैक्सिमम पर बात की थी, फिर देखो बाहर जी आउट है जी एम बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, तो आर के बढ़ाने से जी घटेगा, तो यहां ये मान है वो घटेगा कैसा, इस तरह से। तो ये जी इन बेटा है वो तो स्मॉल आर के समानुपाती है, जी जो आउट है सरफेस के बाहर वो है 1/r का स्क्वायर, और जी सरफेस जो है वो बेटा जी कैसा है, मैक्सिमम, अधिकतम है। तो अगर सरफेस से अपन ऊपर गए या नीचे है, दोनों ही कंडीशन में जी का मान घट रहा है, परंतु तेजी से कहां घटेगा, ऊंचाई पर जाने पर। यहां बहुत तेज घट रहा है, यहां भी घट रहा है, पर पहले यहां पे बहुत तेज घट रहा है। मान लो अपन अर्थ की सरफेस से 20 मीटर गए, यहां भी 20 मीटर गए, समान ऊंचाई पे अपन ऊपर भी गए, समान ऊंचाई पे नीचे गहराई में है, तो जी का मान तेजी से घटेगा। वो कहां घटेगा, सरफेस की तुलना में ऊंचाई पे जाएंगे तो जी का मान घट जाएगा। इसका मतलब खदान जो होती हैं, माइंस होती हैं या पर्वत तो जो होते हैं, सरफेस तुलना पे आप पर्वत में जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, और डेप्थ में जाएंगे किसी खदान में तो भी जी का मान घटने वाला है। क्लियर। तो ये ग्राफ है, और ग्राफ देखो ये कहां कहां पे पूछा गया है। ये बी का 9 जी 2017 में प्रश्न पूछा है, ए का 21 नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेज 3 का क्वेश्चन 23 यही क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन इस ग्राफ के ही हैं, वो आप आराम से कर सकते हो गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहां और बता दूं, या कुछ क्वेश्चन आप टिक कर लें, वो आप खुद करना। स्टेज 1 का 13, आपका एग्जाम्पल 8, ए का 23, स्टेज 2 का 40वां क्वेश्चन, और एग्जाम्पल 6 आप खुद करेंगे, और फर्स्ट का 24 इतने क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे बेटे। तो जिसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन है देखो, ए का 23 नीट 2017 में, वहां प्रश्न पूछा कि पार्थिव सतह से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जी का मान वही है जो डी गहराई पर। पार्थिव सतह से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, यानी आप ऊपर गए, एच बराबर 1 किलोमीटर पर जी एच वही है जितना गहराई पर भी डी भी कितना 1 किलोमीटर, तो ऊंचाई और गहराई के समान होने पर जी एच और जी उतना ही है जितना, सॉरी, अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जी का मान वही है जो डी गहराई पर है। डी गहराई, डी का मान दिया हुआ नहीं है, और ये डी जी डी है, उतना मतलब बराबर है। अर्थ की सरफेस से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर, यानी एस दे दिया आपको, पर जितना जी होता है उतना ही डी गहराई पर है, डी का मान दिया नहीं है, तो पर ये कह रहा है कि जितना ऊपर उतना ही नीचे है, तो आपको इस डी का मान ज्ञात करना है। और साथ में एक बात और भी ध्यान देना, ये 1 किलोमीटर है, वो अर्थ की त्रिज्या की तुलना में 6400 किलोमीटर में बहुत कम है, इसलिए आपको ऊंचाई वाला तो अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा, और डेप्थ में तो एक ही फॉर्मूला है, वही काम में लेना पड़ेगा। जी दोनों आपस में बराबर हैं, ध्यान दो। जो फॉर्मूले थे ना आपके, जी एच और कौन सा जी डेप्थ बराबर करना है। जी डेप्थ कितना था, तो जी एच 1 माइनस का 2h बाई आर बराबर, ये था आपका जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये इससे कैंसिल। अब इनको ओपन करेंगे बेटे जी, तो ओपन करने पे ये जी जब कट गया तो देखो इतना मान रहा, हटा दूं इसको, देखो ये लो कैंसिल। अब 1 यहां से इधर आया, 1 भी कट गया, फिर माइनस भी आपस में कट जाएंगे, आर से आर कट गया, तो डी बराबर कितना आ गया, 2h। तो अर्थ की सतह से 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर जितना जी है उतना ही गहराई में कितना होगा, एच का मान 1 किलोमीटर दे रखा है, तो 1 किलोमीटर 2 से गुणा कर दो, 2 किलोमीटर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें। अर्थ की सरफेस से जितनी ऊंचाई पे आप जाते हैं उतना जी करने के लिए गहराई पे कितना जाना पड़ेगा, डी इक्वल टू 2h, यानी समान जी हाइट पर और समान जी गहराई पर होने के लिए डी का मान ऊंचाई से दुगुना होना चाहिए। बात क्लियर। अब दूसरा एक उल्टा हो रहा है कि हम समान तो ऊंचाई पे गए, समान गहराई पे गए, मान लो अपन 1 किलोमीटर तो ऊपर गए, 1 किलोमीटर अपन गहराई पे गए, तो जी में परिवर्तन कितना है, किस प्रकार का, कहां ज्यादा परिवर्तन है, कहां पर अधिक है, उसको देखें आप। तो ध्यान दो, डेल्टा जी, एक तो कहता हूं हाइट, एक है डेल्टा जी डेप्थ। हमने इसका मान ज्ञात किया, वो था आपका माइनस का 2h बाई आर इंटू जी सरफेस।
माइनस का डी बाई आर इंटू जी, ये आपका सरफेस। अब मैं कह रहा हूं कि एच और डी बराबर है, यानी मैं इसमें एच इक्वल टू डी ले रहा हूं, तो चाहो तो आप डी के स्थान पे एच कर दो। अब इसमें ये है आपका ऊंचाई वाला मान, ये है, इसको अपन भाग दें। अब भाग दूंगा तो देखो डेल्टा जी एच अपॉन डेल्टा जी डी बराबर, इसमें ये एच से एच कैंसिल, जी से जी कैंसिल, आर से आर, तो 2 रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 2/1 आ गया। तो इसको सोल्व करने पे डेल्टा जी एच बराबर आ गया 2 डेल्टा ये जी डी। ध्यान कर लो बहुत अच्छे से, ऊंचाई पर जाने पर यानी पृथ्वी की सतह से आप जितना ऊपर गए उतना ही नीचे गए, आप 2 किलोमीटर ऊपर गए 2 किलोमीटर नीचे गए, तब जी में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। तो देखें ऊंचाई वाला जो बदलाव है वो गहराई से दुगुना है। मैंने कहा अभी तक ग्राफ में कि सरफेस से अपन एक तो अंदर जाएं एक जाएं बाहर, तो बाहर तेजी से घटता है, अधिक घटता है, तो यहां अधिक घट रहा है मान, और कितना दुगुना हो रहा है। तो दो चीजें बहुत अच्छे से याद कर लो, एक तो डी बराबर कितना 2h, ये क्या है समान जी के परिवर्तन के लिए, रट लो उसको, डी इक्वल टू 2h, डी इक्वल टू 2h समान जी परिवर्तन के लिए। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला बन गया ये वाला, जैसे इसका उल्टा कर दो, ऐसे डी इक्वल टू h है ना, तो h इधर ले आओ तो डी यहां ले आओ, h इक्वल टू डी, डी टू h, s टू डी, परंतु इसको डेल्टा जी में बदल लो, डेल्टा जी। बात समझ आई क्या? नहीं आई? मैं कह रहा हूं कि d बराबर 2h तो याद कर लो पहले, ये है समान जी के परिवर्तन के लिए। अब इसको ट्रिक बना लो इसकी ऐसे, तो मैं कह रहा हूं कि h को इधर लाओ और d को यहां ले आओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको बदल लो पहले, और 2 पढ़ाया था आपका ऐसे। अब इसको डेल्टा जी एच और ये कर दो डेल्टा जी डी, तो ऊंचाई वाला जी है वो गहराई वाले से डबल है। क्लियर? तो ये बहुत शानदार सा काम आपका बन गया, कोई इसमें इशू नहीं है, सारे क्वेश्चन आप कर लें। अच्छा, एक दो प्रश्न अपन ऑन कर लेते हैं ताकि सारी कहानी अपने को समझ में आ जाए। जो रोटेशन वाले क्वेश्चन हैं उसमें देखें कुछ क्वेश्चन, आप पहले टिक कर लो। स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो पोल्स, जैसे बात करें अपन रोटेशन वाली बात करते हैं, तो मैंने कहा था जी डेस इक्वल टू था जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये था कोस स्क्वायर लेमडा। वस्तु अचानक घूमना बंद कर दे तो ओमेगा डेस 0 हो गया ना, पहले इतना मान घट रहा था, अब घटेगा ही नहीं, घट रहा था तो घट के कुछ कम रह गया था, अब घटेगा नहीं तो मान बढ़ गया। इसका मतलब यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर देती है तो अगर अपन याद करते हैं जी कहां पर, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे देखो पोल पे तो फिक्स है, यहां पे जी अपन पोल ज्ञात करते हो तो जी है, पोल पे जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, घूमने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पृथ्वी तेज घूमे चाहे धीमे घूमे या नहीं घूमे, पोल पे जी का मान फिक्स है। परंतु घूमने अधिक दर से घूमेगा तो जी का मान घट जाएगा खूब सारा, और घूमना बंद कर देगी इतना मान इसमें ऐड हो जाएगा, जी का मान बढ़ गया। तो ध्यान दो, ये जी पोल है, जी अपन निकालते हैं, इक्वेटर वो है जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, जब घूमना बंद कर देगी तो ओमेगा 0 हो गया, तो मान कितना जी आ गया। अब देखो ये हमारे पास है जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर, इसको 0 का मतलब क्या हुआ कि आपने ओमेगा स्क्वायर इंटू आर जोड़ा ना, तभी तो जितना माइनस उतना प्लस हो गया तो 0 हो गया। ध्यान करें, इस पद के शून्य होने का मतलब है कि आपने ओमेगा स्क्वायर इंटू आर पद को जोड़ा है। इसलिए पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर देगी तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, इक्वेटर पर जी का मान बढ़ जाएगा। बढ़ गया? तो एक प्रश्न तो ये आप देख लें। उसके बाद देखो स्टेज फर्स्ट का 25 आप खुद कर लेना। तो कह रहा है कि ओमेगा डबल हो जाए तो पोल पे जी में क्या बदलाव आएगा। पोल पे तो बदलाव होता है नहीं, कांस्टेंट रहता है, पोल्स पर मैक्सिमम होता है, कोई समस्या नहीं है। फिर क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल 7 खुद करना बेटे। एग्जाम्पल 7 बहुत प्यारा प्रश्न है, वो कह रहा है कि अगर अर्थ के रोटेशन के कारण इक्वेटर पर भारहीनता की अवस्था आ जाती है, भारहीनता मतलब वस्तु अपना प्रभाव खो चुकी है, ये तो अपन कर लेते हैं। देखो कि पृथ्वी के तेज घूमने से यदि भारहीनता की अवस्था उत्पन्न हो जाती है, इसका मतलब जी का मान 0 हो गया। देखो जी डेस का मान है जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और कोस स्क्वायर लेमडा, अपन याद करते हैं जी इक्वेटर पर वो जी ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब कह रहा है कि जितना तेज घूमेगा, तेज घूमने से जी मानो 0 हो गया तो जी माइनस का ओमेगा डेस स्क्वायर इंटू आर कर दूं। ये तो है पृथ्वी का नॉर्मल 2 पाई अपॉन टी, जो भी मैंने याद किया था वो था।
उसकी तुलना में अपन याद करते हैं ओमेगा डेज। अब इसको सोल्व करते हैं, तो इसको जी इधर ले आऊं या इसको उधर ले आऊं। देखो ओमेगा डेज स्क्वायर इंटू आर बराबर, या ओमेगा नोट कर लो बेटर रहेगा, ये लो बराबर कितना जी आ गया। इससे सोल्व करें तो ओमेगा नोट मेरे पास है जी बाई आर, और स्क्वायर था तो रूट कर दूं। अब ओमेगा वैसे कर दूं 2 पाई बाई टी कर सकता हूं, या इसको कर दूं 2 पाई एफ। तो जो भी आपसे पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे या आवर्तकाल पूछे, या ओमेगा जैसे अपन वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, आर पृथ्वी की रेडियस मान लो मैं, तो इससे मेरे पास वी बाई आर है, वी बाई आर। तो आप इससे कुछ भी याद कर सकते हो कि पृथ्वी का आवर्तकाल कितना हो जाना चाहिए, पृथ्वी की चाल कितनी हो जाए, सारे के सारे मान याद कर सकते हो। तो इससे जो ओमेगा अपन याद करते हैं वो तो आपका फिक्स हो गया, आवर्तकाल याद करना वो फिक्स हो गया। तो देखो ओमेगा नोट हमारे पास कितना आया, ये जी है, जी 10 ले लूं अपॉन आर है 6400 किलोमीटर, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6। क्लियर? तो इसको सोल्व करना हो तो आप कर सकते हो। देखो यहां इसको उड़ा दूं, यहां पर 10 की पावर कितनी हुई 5, इसको उड़ा दूं तो ये हो गया 10 की पावर कितना 4, तो 64 का तो 8, 10 की पावर 4 का 10 की पावर 2, तो 1/800 इतना रेडियन पर सेकंड कोणीय चाल आ गई। आवर्तकाल ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला बनाना हो तो टी कितना आएगा, इससे अपन इसका आवर्तकाल निकाल सकते हैं, टी डेस या टी नोट, वो बन गया 2 पाई रूट आर बाई जी। आर पृथ्वी त्रिज्या है, वैल्यू पुट करके इसका मान निकाल सकते हो, तो ये मान भी आपका बन जाएगा। तो ये जो अपन याद करेंगे ना, ये 1 वाला ये ओमेगा नोट, ये पृथ्वी का जो वर्तमान कोणीय वेग है उसकी तुलना में 17 गुना ज्यादा है, और इसी प्रकार से आवर्तकाल आएगा वो 17 गुना कम होगा। तो पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल की तुलना में 17 गुना तेज घूमना शुरू कर देगी। तो पृथ्वी के जो इक्वेटर पे वस्तुएं हैं वो अपना स्थान छोड़ के भाग जाएंगी, उन पे अपकेंद्रीय बल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके बेटे, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाए हैं। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप देख सकते हैं, स्टेज सेकंड का 28 ये भी आप खुद कर लेना। और भी कुछ क्वेश्चन हो, अच्छा एग्जाम एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2 का सेकंड क्वेश्चन वो आप करना, प्रैक्टिस एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन 4 आप देखना, और ये इतने क्वेश्चन आप कर लें बेटे जो मैंने आपको बोले हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। तो इस लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।